नमस्कार स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा बेटा, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं जिनको 2-2 मार्क्स में किन चैप्टर का पढ़ना है, और उनके मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन दे रहा हूं 2-2 नंबर वाले। तो 2-2 नंबर वाले पहले मैं आपको चैप्टर बता दे रहा हूं किन चैप्टर से आपके 2-2 मार्क्स के आएंगे, तो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपको क्या है कि पूरा पैटर्न समझ में जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले यह बात करता हूँ चैप्टर 6। चैप्टर 6 का नाम क्या है? संसाधन एवं विकास। इससे आपका 2 मार्क्स का आ रहा है। उसके बाद चैप्टर 9 जो कि आपका कृषि है, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिर आता है चैप्टर 11 विनिर्माण उद्योग, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद चैप्टर 12 जो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, ये भी इसमें आपको 2 नंबर का आएगा। चैप्टर 2 जो रहेगा इसमें भारत में राष्ट्रवाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें एक 4 मार्क्स का भी आएगा और एक 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद चैप्टर 3 जो है भूमंडलीय विश्व का बनना, जिसमें कि आपको 2 मार्क्स का, सारे 2-2 नंबर वाले ही चैप्टर हैं सभी के सभी। चैप्टर 4 की बात करूं, औद्योगिकरण का युग, इसमें भी 2 नंबर का है। चैप्टर 5 रहेगा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसमें भी आपका 2 मार्क्स का। चैप्टर 16 की बात करें राजनीतिक दल। चैप्टर 17 की बात करें लोकतंत्र के परिणाम। उसका चैप्टर 19 जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, और एक लास्ट 21 चैप्टर जो है वैश्वीकरण। तो इतने चैप्टर आपको अच्छे से तैयारी करना है। ये सारे चैप्टर जितने भी मैं बता रहा हूँ, हर चैप्टर में आपको 2-2 नंबर का आएगा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1-1 करके आपको इनके आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 नंबर का रहेगा। चैप्टर 2 में से कौन से 2-2 नंबर के वो आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। और सभी स्टूडेंट के एक बात बता दे रहा हूँ कि पड़ोस में हमारे यहाँ शादी है, पर आपके एग्ज़ाम को देखते हुए आपके लिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। आप ये साउंड पे ध्यान मत देना यार आप लोग, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है, एक ये क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था, 2 नंबर में। फिर उसके बाद ये पूर्ण स्वराज वाला, रोलेक्ट एक्ट किसे कहते हैं, बहिष्कार से आप क्या समझते हैं, पिकेटिंग क्या होता है, बारडोली सत्याग्रह क्या है, गांधी जी ने हिंद स्वराज की प्राप्ति के लिए क्या साधन अपनाए थे। तो ये रहेंगे आपके चैप्टर 2 का ये इसमें। इसके बाद इसमें पूना एक्ट क्या है ये पढ़ना है। इसके बाद आपका चैप्टर 3 से देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, कॉर्न लॉ क्या था। उसके बाद आपका पढ़ना हायर परचेज की क्या व्यवस्था थी। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियों कौन कौन सी थी। उसके बाद वीटो निषेध अधिकार क्या था। रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसमें यहाँ तक है, आपको इसमें इतना ही पढ़ना है कि ये 16वीं सदी वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ था। फिर उसके बाद पढ़िएगा सर हेनरी मार्टिन स्टैनली कौन थे, क्योंकि 2 मार्क्स के हिसाब से आपको ज़्यादा बड़ा नहीं पढ़ना। अब इसके बाद आपका चैप्टर 4 में देखिए क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 2 मार्क्स के हिसाब से मात्र 2 से 3 लाइन पढ़ना, ज़्यादा आपको नहीं एक्सप्लेन करना 2 मार्क्स में। औद्योगिक उत्पादन से आप क्या समझते हैं, जमशेद जीजा भोये कौन थे, सेठ हुकुमचंद कौन थे, जोवर कौन थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या था, ये पढ़ना है। उसके बाद फिर आता है आपका लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता है, गुमास्ता के कोई 2 कार्य, गुमास्ता किसे कहते हैं। फिर 19वीं सदी के मध्य श्रम बहुमता के मजदूरों की ज़िंदगी कैसे प्रभावित थी। इतने आपको पढ़ना चैप्टर आपके 4 में। उसके बाद अगर बात करते हैं अपन चैप्टर 5 की बात करते, तो देखिए चैप्टर 5 ये निकला। आंसर भी इसलिए करता रहा हूँ ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना पड़े भैया। चैप्टर 5 में आपको ये बस इसमें रेड पेन वाले करना। बेलम क्या है, प्लानेट से आप क्या समझते हैं, प्रोटेस्ट धर्म सुधार से आप क्या समझते हैं, पंचांग से आप क्या समझते हैं, चेप बुक क्या होता है, निरकुशवाद क्या होता है, उल्मा फतवा क्या है, गाथा गीत क्या। एक इसमें याद रखना चेप बुक और चेपमैन, ये जरूर पढ़ के जाइए। गाथा गीत क्या होता है, योहान गुटेनबर्ग ने मुद्रण क्षेत्र से आप क्या अभिप्राय, 19वीं सदी की मशहूर लेखिका के नाम लिखिए, ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको एक ये वाला पढ़िएगा, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ और कैसे प्राप्त। 2 मार्क्स के हिसाब से आपको इतना ही पढ़ना, ज़्यादा बड़े बड़े आपको नहीं पढ़ना है। फिर आता राष्ट्रवादी समाज के, ये पढ़ लेना, मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 में देखिए संसाधन एवं विकास, इसमें आपको क्या पढ़ना है भैया। तो संसाधन एवं विकास की जब मैं बात करता हूँ, तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पढ़ना है कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या अभिप्राय है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के आपको नाम बताने हैं। उसके बाद आता है आपका मृदा अपरदन से क्या आस्पर्य है, पवन अपरदन, ये पक्का अपरदन से क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, बंगार क्या होता है, भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, चादर अपरदन क्या होता है, अपरदन तो फिक्स है। संसाधन से आप क्या समझते हैं, एजेंडा 21 क्या होता है। तो ये क्वेश्चन पढ़ने। उसके बाद मिट्टी से भी पढ़ लीजिएगा, मिट्टी से मात्र एक एक अंतर भी पढ़ लेना, हो जाएगा। लाल मिट्टी लेटेराइट मिट्टी पढ़ना है। उसके बाद जड़ोद और काली मिट्टी क्या होती है, ये पढ़ना है।
तो इस चैप्टर में आपको इतने क्वेश्चन करना, 2 नंबर आपके सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद याद रखना है आपका 6 के बाद जो था अब आ गया चैप्टर 9। चैप्टर 9 में अपन एंट्री मार रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर 8 9 9 9 याद रखना। चैप्टर 9 में आपको क्या पढ़ना है वो बता दे रहा हूँ। चैप्टर 9 आपका एग्रीकल्चर कृषि है, जिसमें कि 9 में आपको पढ़ना है, यहाँ से देखिए ये रबी खरीफ की फसल, ये 2 उदाहरण करना। नगद और व्यापारी फसल क्या होता है। उसके बाद गन्ना नगद के दाम, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, ये पढ़ना, ये आएगा सुनहरा रेशा वाला। फिर उसके बाद झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है। रोपण कृषि की 2 विशेषताएं। उसके बाद गहन जीविका कृषि क्या है। खरीफ 7 से ऋतु क्या है। उसके बाद आता खरीफ और रबी की फसलों में अंतर आपको पढ़ना है। मात्र अंतर में ज़्यादा लिखना नहीं है, मात्र 2 पढ़ना है। फिर प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि या वाणिज्य जीविका कृषि में आपको अंतर करना है, ठीक है। यहाँ तक मैंने 9 चैप्टर तक 2 नंबर वाले बता दी। अब बात करते हैं बेटा, इसके बाद आपका आता है 10 चैप्टर में तो आपका मैप आएगा, इसमें 2 नंबर का नहीं पढ़ना है। 10 के बाद आता है आपका, यहाँ से अपन कर रहे हैं सीधा आपको बताने जा रहे हैं, चैप्टर आपका आएगा 11। चैप्टर 11 विनिर्माण उद्योग, जिसमें कि आपको सबसे पहला ही क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, विनिर्माण क्या होता है, आधारभूत उद्योग क्या है, इसका उदाहरण आपको बताना है, ठीक है। इसमें एक प्रदूषण से रिलेटेड 100% क्वेश्चन आएगा कि प्रदूषण, सारे प्रदूषण अच्छे से आप पढ़ के जाइए। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण पक्का आपसे पूछेगा। उसके बाद पूछेगा उद्योग किसे कहते हैं, लोहा इस्पात कहाँ स्थापित किया जाता है। उसके बाद वायु प्रदूषण के 2 दुष्प्रभाव आपको बताना है। इसके बाद ये आता है सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग क्या है। उसके बाद तापीय प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद सहकारी और मोटर गाड़ी उद्योग क्या, तो उद्योग से भी आपका पक्का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इसके बाद 11 चैप्टर के बाद आपको सीधा आप देख लेते हैं किस चैप्टर से आ रहा है। अब आपका 12 चैप्टर से आ रहा है। तो 12 चैप्टर का नाम क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो आपको इसमें यह पढ़ना है कि सीमांत सड़कों का महत्व आपको बनाना, 2 लाइन याद करनी, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्थानीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ना है ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा यहाँ से कि परिवहन संचार क्या है, पवन हंस क्या है, डिजिटल क्या है। क्योंकि आंसर के साथ भैया आपको इतना बेनिफिट हो जाएगा कि आपको इधर उधर परेशान ना होना पड़े, इसलिए इस तरीके से बताना पड़ रहा है। आयात निर्यात से आप क्या समझते हैं, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम क्या है, भारत में कितने प्रतिशत व्यापार समुद्र पर द्वारा होता है। फिर ग्रामीण सड़क परियोजना का महत्व क्या होता है, ये इसमें पढ़ना है आपके चैप्टर 12 में। अब बात करते हैं चैप्टर 12 के बाद आपका सीधा अब आएगा 12 के बाद आपका आता है बेटा चैप्टर 16 में आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो चैप्टर 16 निकाल दे रहा हूँ मैं आपको, चैप्टर 16। तो ये संवाद वाला तो ये होगा। चैप्टर 16 में देखिए आप क्या पढ़ना है, चैप्टर 16। और चैप्टर 16 आप बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, ये आया चैप्टर 16। तो पहले आप इसकी समरी देख लीजिएगा। तो चैप्टर 16 की बात करता हूँ तो सबसे पहले तो इसमें छोटे क्वेश्चन ही पूछेगा। तो ये आपसे पूछ दिया कि बताइए कि यह आएगा कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ है, ये पढ़ लेना अच्छे से। राजनीतिक दल के, देखो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछ सकता है। पहला, राजनीतिक दल का क्या आशय होता है या अर्थ क्या होता है। तो आपको ज़्यादा नहीं, लगभग 2 से 3 लाइन पढ़ना, 2 मार्क्स वाले में ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, अथवा में आएगा राजनीतिक दल की कोई 3 विशेषताएं आप बताइए। तो इसमें से देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 5 में से बोल रहा हूँ मात्र आप 3 करके जाइए। एक फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा पढ़ने का, इतना आया। फिर बात करते हैं अपन यहाँ से, देखिए यहाँ से बाद आपको ये पढ़ना है कि राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं, बर्लुस्कोनी कौन थे, दल बदल क्या है, शपथ पत्र क्या है, साझा सरकार क्या होता है, राजनीतिक पार्टी से आप क्या समझते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये डिफरेंस पढ़ के जाइएगा, क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल क्या होता है। आया सबको समझ में कि नहीं आया, ये इतना पढ़ना है आपको। उसके बाद आता है तुम्हारा 16 के बाद आता है चैप्टर नंबर 17। तो 17 वाला क्या है, लोकतंत्र के परिणाम, इससे भी आपको पूछेगा। तो लोकतंत्र के परिणाम की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें देखते हैं बेटा क्या आएगा आपका, ये आएगा तानाशाही क्या आशय क्या है, लोकतंत्र में निर्माण देने में देरी का कारण लिखिए, आर्थिक विकास किस कारक निर्भर करता है, ये पढ़ना है। उसके बाद बात करता हूँ मैं सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के आपके पास कौन
कौन कौन से स्रोत हैं ये लिखना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर क्यों है, इसको अथवा में लोकतंत्र को सबसे बेहतरीन क्यों बताया गया है ये पढ़ना है। और बस इसमें इतने आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना। अब बात करते हैं, आपका आएगा चैप्टर 19 से। तो चैप्टर 19 देखिए आप, चैप्टर 19 की बात करता हूँ। तो चैप्टर 19 में अगर याद रखना, सबसे पहले ये फैक्ट सारे पढ़ के जाइएगा कि प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर। द्वितीयक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर। तृतीयक क्षेत्र का मतलब, तृतीयक क्षेत्र को आप सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। फिर एक जीडीपी क्या होता है, संगठित क्षेत्र क्या होता है, असंगठित क्षेत्र क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, निजी क्षेत्र क्या होता है। इतने सारे फैक्ट पढ़ना है। अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है देखिए आप। तो देखो ये, तो यहाँ से आपका आता है एक क्वेश्चन बनेगा कि प्राथमिक क्षेत्र में हमारे कृषि, मछली पालन, खनन आदि आता है। द्वितीयक क्षेत्र की बात करूँ, निर्माण का कार्य करता है, कपड़ा बनाना, लोहे की मशीन में। द्वितीय प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जो कच्चा माल आता है उसका दोबारा से उपयोग करना द्वितीयक क्षेत्र होता है, जिसको विनिर्माण कहा जाता है। विनिर्माण के उद्देश्य इन दोनों का उपयोग हम सेवाओं के लिए किया जाता है, इसके लिए हम इसको तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र में सेवा में बैंक आएगा, बीमा, पर्यटन, परिवहन, शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य सेवाएं आदि आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच में अंतर, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो इसमें से आप पढ़ना है। तो ये क्या लिखा है, खुली बेरोजगारी के बारे में अगर अपन समझें तो क्या लिखा, जब व्यक्ति कार्य करने के योग्य हैं और वे कार्य करना चाहते हैं लेकिन उनको कार्य नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति खुली बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी का यह स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता या छिपा रहता है, ये आपको दोनों अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद ये पढ़ लेना, मनरेगा 2005 का होता है, 2 पॉइंट ही पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मनरेगा के बाद ये सेवा क्षेत्र बता दिया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र का एक एक उदाहरण बताना है। अधोसंरचना किसे कहते हैं, अल्प बेरोजगारी क्या है। उसके बाद संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं बताइए। शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय बताना आपको। फिर ये आता है प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र की 2 विशेषताएं बताना है। इतना आया सबको समझ में कि नहीं। अब उसके बाद एक लास्ट चैप्टर बचता है आपका, चैप्टर आपका आता है 21। चैप्टर 21 से 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 21 पे आते हैं। 21 वाला चैप्टर ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि ये देखो बेजवीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की, इसमें देखो कुछ जो आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेंगे, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखो मैं अब इसको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। चैप्टर 21 की अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर 21 में देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको पढ़ना है कि बेजवीकरण क्या है। बेजवीकरण से आप क्या समझते हैं, बेजवीकरण से एक क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेगा। तो इतना बड़ा ना करके आप यहीं तक भी आराम से इतना भी लिख दोगे तो भी बेजवीकरण चल जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन आता है, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करता है। तो इसमें आपको मात्र 2 से 3 लाइन पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर आता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी कहाँ स्थापित किया थी, इसको अथवा में कैसे पूछ सकता है कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है, ये पढ़ना है। उसके बाद आता है तुम्हारा कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या करना है। फिर आता है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव कैसे पड़ता है। यहाँ से अब आता है, ये देखो मेन क्वेश्चन यहाँ से पक्का आपका आना ही आना है कि अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था। तो व्यापार की दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम था, याद रखना। व्यापार मतलब बिजनेस आ जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी से आप क्या समझते हैं, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी यह है जो एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पादन करती है। ये कंपनी बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है और उत्पादित वस्तुओं को अनेक राष्ट्रों में बेचती है। वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ है। श्रम विभाजन किसे कहते हैं, किसी वस्तु की उत्पन्न प्रक्रिया को विभिन्न उपक्रियाओं में बांटना और प्रत्येक उपक्रिया को अलग अलग श्रमिकों से कराना श्रम विभाजन कहलाता है। किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा, बैटरी, संधारित्र, प्लास्टिक, खिलौने, टायर और डेयरी उत्पादन, खाद्य तेलों के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी है और कई इकाइयाँ कैसी होगी, बंद हो गई, जिसके चलने श्रमिक कैसे हो गए, बेरोजगार हो गए। 2 बहुराष्ट्रीय कंपनी का आपको नाम बताना है, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस। फिर आता वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक, तो आपको तकनीकी लिख देना, प्रतियोगिता लिख देना, बहुराष्ट्रीय कंपनी और उदारीकरण। तो इस तरीके से मैंने आपको 2-2 नंबर के हिंदी मीडियम के सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए। इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए, याद कर लीजिए और फिर शाम को आज नाइट में मिलते हैं आपको 10 बजे। याद रखना कितने बजे मिलेंगे, 10 बजे।
जो कि आपका पेपर से रिलेटेड रहेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर ज़रूर करना। आपको इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना, साथ में हमारी ऐप को भी डाउनलोड करना है डुग्गू कोचिंग सेंटर की। धन्यवाद। मिलते हैं शाम को 10 बजे, रात में 10 बजे।